दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव और लड़ाई झगड़े और तकरार आपस में होती आ रही है। ये अब से नहीं बल्कि सदियों से ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं। चाहे वो मियाँ-बीवी हों, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हर किसी में हर घर में कोई न कोई तकरार या किसी न किसी भी प्रकार के कोई न कोई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो है कोई इतना गुस्से में आ जाए कि अपने घर को ही छोड़ कर के चला जाए और अपने घर को छोड़ के जाने के बाद वो इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाए। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो आज की कहानी में दरअसल कुछ ऐसा ही होता है। और उसके बाद जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिलती है, पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल करती है, तो जांच पड़ताल करने के बाद जो तथ्य उसमें सामने आते हैं, तो दोस्तों उन तथ्यों को जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे और परेशान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जो आज की ये कहानी है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का एक मोहल्ला लगता है बुनियाद नगर। उसी में जो है एक नीरज कौशिक नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल के आसपास होती है और वो एक राजमिस्त्री का काम किया करता था। और उसकी जो है शादी को अभी तकरीबन 5 साल हुए थे। उसके एक 3 साल का बेटा भी था और उसकी बीवी थी जिसका नाम कावित्री था, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास होती है। दोस्तों, जिस वक्त उसकी शादी कावित्री से हुई थी, उस वक्त कावित्री के घर वालों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जो है इसको जो है मिर्गी की बीमारी है। लेकिन जो है नीरज कौशिक को मिर्गी की बीमारी होती है और वो अक्सर जो है उसके अटैक पड़ता रहता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी के 2-4 महीने के बाद ही जो उसकी बीवी कावित्री होती है, वो उसकी बीमारी के बारे में जान जाती है और जानने के बाद दोस्तों वो अपने आदमी का पूरी तरीके से सहयोग करती है और सहयोग करने के बाद अपने आदमी को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास लेकर के जाती है और उसका परामर्श करवाती है, उसकी देखभाल कराती है। लेकिन दोस्तों वो काफ़ी दवा इलाज करता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो बीमारी थी वो पूरी तरीके से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती है। हालांकि वो उनका 3 लोगों का परिवार था, तो वो किसी भी तरीके से राजमिस्त्री का काम करके वो अपने परिवार को हँसी-खुशी जो है गुज़ारा करता था। जैसे भी होता था वो अपने परिवार का गुज़र-बसर कर लेता था और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है पटरी पर चल रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जो नीरज कौशिक होता है, वो नीरज कौशिक जो है काम करने के लिए जाता है और 3rd फ्लोर पे वो काम कर रहा होता है राजमिस्त्री का। और इसी दौरान एक अचानक से फिट्स यानी कि अटैक उसके आ जाता है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और मिर्गी का दौरा पड़ने की वजह से वो 3rd फ्लोर से जो है डायरेक्टली नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है तो उसकी जो टाँग होती है तो एक टाँग टूट जाती है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, भर्ती कराने के बाद उसका प्लास्टर वगैरह और उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन फिर इस तरीके से जो है डॉक्टर उसको कम से कम 6 महीने का बेड रेस्ट देते हैं। और दोस्तों वो जो होता है वो आकर के घर पर जो है 6 महीने तक जो है बेड रेस्ट करने के लिए आ जाता है घर पर। और इस तरीके से जो उसकी बीवी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है। वो जो है सारी जो है उसके साथ सारे अच्छे काम करती है, सारे अच्छे सलूक करती है, उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देती है। लेकिन धीरे-धीरे जो है जैसे-जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे ही इन लोगों की परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। परेशानियाँ बढ़ने की एक वजह भी होती है क्योंकि जो राजमिस्त्री का वो काम करता था, वो काम तो उससे छूट ही गया था और दवाई का खर्चा अलग से हो गया था, प्लस जो घर का खर्चा था वो भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो है इन दोनों में आपस में कभी-कभी तकरार भी हो जाया करती थी। तो तकरार के चलते ही जो इनकी बीवी कावित्री होती है वो भी इसी काम में जो है लग जाती है। यानी कि वो मज़दूरी का काम करने लगती है और उसी साइट पर करने लगती है जिस साइट पर ये नीरज साहब करते थे, उसका पति करते थे, उसी साइट पे वो मज़दूरी का काम किया करती थी। दोस्तों कुछ ही महीने उसको काम करते हुए बीते थे कि जो वहाँ का सुपरवाइज़र था जिसका नाम धर्मेंद्र था, उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आस-पास होती है और उसकी एक बीवी होती है जिसका नाम सुमन होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। यानी कि वो शादीशुदा था, अपनी ज़िंदगी में खुश था और सुपरवाइज़र का वो काम कर रहा था। इसी दौरान जो है जब वो कावित्री वहाँ पर काम कर रही थी मज़दूरी का, तो जो है अचानक से जो है उसको जो है धर्मेंद्र को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि जो है इसका पति जो है बेड रेस्ट पर पड़ा हुआ है और वो पहले से ही कुछ कमज़ोर था।
तो इसलिए जो है उसको शारीरिक शारीरिक सुख जो है वो नहीं दे पा रहा था। तो वो जब इस कमज़ोरी को उसके जान जाता है तो वो एक दिन जो है बहुत ही अजीब-अजीब सी बातें वो कावित्री से करने लगता है, और कावित्री भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी। जब कावित्री उसकी ऐसी बातों को सुनती है तो वो भी जो है उसके बहकावे में आ जाती है और उसकी बातों को मान लेती है। वो समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं करती है कि आखिर जो है ये धर्मेंद्र क्या चाहता है। और दोस्तों उसके बाद जो है वो उन दोनों का जो है प्रेम प्रसंग यहीं से शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों लोग एक दूसरे का नंबर ले लिया करते हैं, और नंबर लेने के बाद वो जब कभी भी कावित्री को मौका मिलता था तो वो धर्मेंद्र को अपने घर पर बुला लिया करती थी। और धर्मेंद्र को अपने घर पर बुलाकर दोस्तों जब भी वो बुलाती थी तो अपने पति को वो पहले ही मार्केट भेज दिया करती थी। और चूंकि उसके टांग में फ्रैक्चर था तो इसलिए जो है जब वो प्लास्टर बंधा हुआ था, और प्लास्टर के बाद 2-3 महीने बीतने के बाद वो हल्का हल्का प्रैक्टिस कर रहा था चलने की। तो इसलिए जब वो मार्केट जाता है तो मार्केट से काफ़ी देर में वो वापस आता था। तो इस तरीके से जो है वो धर्मेंद्र को बुला करके अंदर कमरे में जा करके वो दोनों लोग आपस में गलत काम को अंजाम दे दिया करते थे, और इस तरीके से किसी को पता भी नहीं चल पाता था। और इसी तरीके से दोस्तों करते करते तकरीबन 3-4 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन जब 3-4 महीने का वक्त बीतता है तो इसी दौरान जो है उसको भी नीरज कौशिक को भी इस एक बात का पता लग जाता है कि आखिर हमारी बीवी के जो कदम हैं वो कदम बहक चुके हैं। और दोस्तों वो इसके बाद जो है कुछ नहीं बोलता है। वो कुछ दिन तक तो खामोश रहता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी बीवी की जो हदें थी वो सारी हदों को धीरे धीरे लांघती चली जाती है। यानी कि कल तक तो वो अपने पति के पीठ के पीछे ये काम करती थी, लेकिन अब जो है जो जो आगे दिन बढ़ रहे थे वो अपने पति के सामने ये सब काम करने लगी थी। वो अपने पति के सामने जो है एक दिन उसको बुलाती है, और बुलाने के बाद अपने पति के सामने ही वो उस धर्मेंद्र को लेकर के कावित्री अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा का बंद कर लेती है। और बंद करने के बाद गलत काम को वो दोनों लोग अंजाम देते हैं। दोस्तों उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो वो नीरज जो कौशिक जो होता है वो अपनी बीवी कावित्री को बहुत ही ज़्यादा समझाता है। 10-15 मिनट तक समझाता है कि ये सब गलत कदम है जो तुम कर रही हो, ये सब ठीक नहीं है। तो इसके बाद वो खुद वो उल्टा जो है अपने पति के ऊपर हावी हो जाती है और उनसे कहती है कि तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम तो कोई शारीरिक सुख हमको दे नहीं पा रहे हो, और जब मैं बाहर से कोई सुख ले रही हूँ तो तुमको दिक्कत हो रही है, और इस घर का खर्चा तो हम ही चला रहे हैं, तुम तो खर्चा इस घर का चला नहीं रहे हो। अगर तुमको ये सब अच्छा लग रहा है तो ठीक है रहो, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो इस घर से जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की तकरार जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और तकरार जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों का मिलन जो है जारी रहता है। उसके बाद जो है ये जो है अपनी अपने पति से ये कह करके चली जाती है कि आज के बाद हम इस घर में दोबारा कभी वापस नहीं लौटेंगे। दोस्तों वो उसके बाद जो है वहाँ पर चली जाती है उसके धर्मेंद्र के घर पर। और जब धर्मेंद्र की बीवी को इस बारे में पता चलता है तो धर्मेंद्र की बीवी वो तुरंत जो है इसके इसके पास आती है। इसके पास आने के बाद ये जो है वो इसको बहुत ही ज़्यादा हड़काती है, वो इसके आदमी के सामने बहुत ज़्यादा इसको हड़काती है और कहती है कि वो धर्मेंद्र हमारा आदमी है, तुम्हारा आदमी नहीं है, और तुम पूरी तरीके से उसको भूल जाओ वरना इसका अंजाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और वो इन सब सारी बातों को सुनती रहती है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि वो सारा गलत काम तो उसी ने किया था, तो इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाती है। दोस्तों उसके कुछ ही देर के बाद जब वो अपने घर पर वापस चली जाती है पूनम, तो जब वो अपने घर पर वापस चली जाती है तो उधर से इधर से जो है ये भी उसके घर 1-1.5 घंटे के बाद उसके घर जाती है, और घर जाने के बाद अपने पति से कह के जाती है कि अब मैं दोबारा वापस नहीं लौटूंगी। दोस्तों उसके बाद वो उसके घर पर जाने के बाद वो उससे जो है धर्मेंद्र से शादी का दबाव बनाने लगती है, और जब वो शादी का दबाव बनाती है तो उसकी जो बीवी होती है पूनम वो बहुत ही ज़्यादा उससे जो है उन दोनों में आपस में जो है तकरार शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। तो धर्मेंद्र जो होता है वो जो है इसको पकड़ करके बाहर ले आता है, और बाहर लाने के बाद इसको समझाता है बुझाता है और कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम 1 हफ्ते के लिए अपने मायके चली जाओ, और उसके बाद मैं जो है सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा, मैं जो है तुम्हारे रहने का भी इंतज़ाम कर दूँगा और सारा सेटलमेंट कर लूँगा। फ़िलहाल जो है तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो, मेरी बीवी से लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों वो उसको समझा बुझा कर किसी भी तरीके से जो है उसको अपनी बाइक पर बिठा करके बस स्टैंड पर उसको गाड़ी पर बिठा देता है, और कहता है कि 1 हफ्ते तक तुम जो है वहाँ अपनी मायके में रुकना, और वो बस से जो है चली जाती है। लेकिन वो जो है उसको छोड़ करके वो धर्मेंद्र अपने घर पर चला आता है, अपनी बीवी से बातचीत करने लगता है।
लेकिन इसी दौरान जो है तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उसके पास फिर से जो है उसका फ़ोन आ जाता है चंद्रावती का। तो जब फ़ोन आता है तो वो कहती है कि हम यहाँ हीरापुर में जो है उतर लिए हैं, और उतर इसलिए लिए हैं क्योंकि हम घर पर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि घर जब हमारा और आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो हमारे घर वालों को इस बारे में पूरी जानकारी हो गई थी, तो इसलिए घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो हमको घर से भगा देंगे, तो हमारे घर जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप एक काम कीजिए कि आप जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहीं पर जो है आप आ जाइए, वरना जो है हम खुद आपके घर पर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सोच करके जो है वो जो धर्मेंद्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर हम इसके पास अगर नहीं जा रहे हैं तो ये जो है दौड़ करके फिर से हमारे घर पर आ जाएगी और हमारी बीवी से लड़ाई झगड़ा करेगी। तो इस तरीके से जो है हमारा सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा, हमारा आपस में संबंध जो है वो ख़राब हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद वो अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाने के बाद वो वहीं पर चला जाता है, जिस जगह का वो नाम हीरापुर बताती है वहाँ पर जा कर के वो पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद उससे मुलाकात करता है और बताता और उससे कहता है कि बताओ इतनी रात में तुम्हें यहाँ पे हमें बुलाने की क्या ज़रूरत थी, तुमको अपने मायके चले जाना था, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा हम इंतज़ाम कर देते, तुम्हारा मैनेजमेंट कर देते, रहने खाने पीने का हर एक चीज़ का हिसाब किताब बना देते। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ करके आई हूँ और उसके यहाँ भी दोबारा जा नहीं सकती हूँ, और मायके में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में उन लोगों को पहले से पता है, तो वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब हमें तुम ये बताओ कि हम जाएं तो आखिर कहाँ जाएं, या तो फिर जो है अपनी दुनिया से हमको बिल्कुल हमेशा हम इसके लिए ख़त्म कर दो। दोस्तों जैसे ही वो इस बात का नाम लेती है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा तकरार हो जाती है, और तकरार इतनी बढ़ जाती है कि जो है वो बिल्कुल जानलेवा हमला बन जाता है, और वो जो है अचानक से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन इतनी तेज़ से दबाता है कि जब तक वो मर नहीं जाती है। दोस्तों जब वो मर जाती है तो वो इधर उधर चारों तरफ देखता है, जब वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है तो वहीं के जो पड़ोस का जो नाला होता है उसी नाले में उसकी लाश को वो डाल देता है, और डालने के बाद वो अपनी गाड़ी से जो है आ जाता है अपने घर। दोस्तों घर जब वो आ जाता है तो जब ये जो घटना घटी थी ये 22 नवंबर 2023 को घटना घटी थी, और 23 नवंबर की सुबह को जो है एक आदमी वहाँ से गुजरता है, और वो गुजरने के बाद वो नाले में देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है, तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, और पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर वहाँ पहुँचती है, और मौके पर पहुंचने के बाद जब वो उसको निकालती है उसमें से और शिनाख्त कर लेती है, वो तो उसको वही पुराना वाक़या याद आ जाता है, क्योंकि जो समझौता उसने करवाया था उन लोगों के बीच में तो वो समझौता नहीं हो पाया था, तो इसलिए जो है वो उसको पहचान जाता है, शिनाख्त कर लेती है पुलिस, और पुलिस शिनाख्त करने के बाद उसके पोस्टमार्टम को जो है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इधर जो है उसकी जो शक की सुई होती है वो समझ जाती है पुलिस कि या तो जो है इसके प्रेमी जो है धर्मेंद्र ने इसको मारा होगा, या तो फिर जो इसका पति है नीरज कौशिक उसने इसको जो है मारा होगा। दोस्तों उसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और इधर पुलिस तुरंत जो है उसके एक गेम खेलती है, और गेम खेलने के बाद वो तुरंत नीरज कौशिक के पास पहुंच जाती है, और उससे पुलिस पूछती है कि ये बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो वो कहता है कि हमारी पत्नी कल शाम को ही हमको छोड़ करके चली गई थी, और वो धर्मेंद्र के घर पर गई है, और वो हमसे कह कर गई थी कि अब हम दोबारा इस घर में कभी भी नहीं लौटेंगे। तो पुलिस जो है पुलिस को इस बात पर बिल्कुल भी जो है वो एतबार नहीं होता है, और वो उसको थाने लेकर के चली जाती है, जो है नीरज कौशिक को थाने में ला करके बिठा देती है। उसके बाद जो है पुलिस एक गेम चलती है, और फिर उसकी बीवी के पास यानी कि उसके घर पर जाती है, धर्मेंद्र के घर पर। धर्मेंद्र के घर पर जाने के बाद वो उनके वहाँ पर उनकी बीवी मिलती है, तो उनकी बीवी से पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हारा आदमी धर्मेंद्र कहाँ है, तो वो कहती है कि वो काम पे गए हुए हैं। तो इस तरीके से जो है उससे जो है उसके आदमी का नंबर पुलिस ले लेती है, और नंबर लेने के बाद वो तो सब लोग थाने में आती है पुलिस, और थाने में आने के बाद उसके पास फ़ोन किया जाता है, और उससे जो है एक झूठ झूठ पुलिस बोलती है, और कहती है कि ये दोनों लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन्होंने तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है, तो आप जो है प्लीज़ थाने में आ जाइए, तो आप लोगों का हम समझौता करवा दें। तो वो कहता है कि हम अपने साइड पर हैं, और बहुत ही जो है इमरजेंसी काम है, इसीलिए हम अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन शाम के वक्त हम थाने में ज़रूर हाजिर हो जाएंगे, और उसके बाद आप समझौता करवा देना।
दोस्तों उसके बाद वो जैसे ही फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद वो अपने नंबर को स्विच ऑफ कर लेता है और पुलिस जैसे ही दोबारा फ़ोन लगाती है, वो तुरंत नंबर स्विच ऑफ बताता है। तो पुलिस के जो शक होता है वो उसकी तरफ जो है घूम जाता है। तो जिस साइड का वो नाम बताता है, पुलिस तुरंत जो है अपनी गाड़ी को उठा कर के वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचती है और पहुँचने के बाद उस धर्मेंद्र को वहाँ से गिरफ्तार कर लाती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है, तो वो इस बात को सखर लेता है और कबूल कर लेता है। कहता है कि हाँ, हमने ही जो है उसको मारा है, लेकिन हमारा उसको मारने का कोई प्लान नहीं था। हमने उसको सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए मायके भेजा था और उससे हमने कहा था कि तुमसे शादी हम कर लेंगे, लेकिन हमारी एक ही शर्त थी कि शादी हम तभी करेंगे जब तुम दोनों लोग आपस में तलाक ले लोगे और इस तरीके से हम शादी करेंगे। लेकिन जो है वो मानती ही नहीं थी। उसको हमने 1 हफ़्ते के लिए वहाँ भेजा था मायके, लेकिन वो मायके गई ही नहीं। उसके बाद उसने जो है हमारे ही ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और हमारे ही ऊपर सब कुछ थोप दिया, हमारी बीवी से लड़ा झगड़ा किया। तो इस तरीके से हम दोनों की तकरार इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमने जो है मजबूरी में आकर के उसको मार कर उस नाले में डाल दिया। दोस्तों उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया था, तो इसलिए जो है उसको पुलिस जेल भेज देती है। फिर अगले ही दिन जो है उसको सत्र न्यायालय में जो है पेश किया जाता है और सत्र न्यायालय में पेश करने के बाद दोस्तों उसको जेल भेज दिया जाता है और वो जो है आज जेल की जो है सलाखों के पीछे है। और दोस्तों इस कहानी से जो है आप लोगों को क्या सबक मिला दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।